Hello, dear students. Today we will discuss chapter number 5, which is interest rate and its composition. Basically, this chapter is very simple to understand. In this chapter, we will discuss about what is interest rate, what are different types of interest rate, how this interest rate is used by different stakeholders in any particular country or in any particular society or economy, and what are different uses of interest rate. So all these things we will discuss in our today's discussion. So quickly moving to the interest rate definition. And the interest rate, we can simply define the interest rate is basically an interest rate is the rate at which interest is paid by the borrower for the use of money that they borrow from a lender. This sort of definition, this is very simple piece of definition of the interest rate. Very simply, we can define the interest rate. This sort of definition you can find out in any sort, in any book or in any internet source. You can find out similar kind of definition, but in very simple words we can say that interest is basically the compensation that a lender may demand from the borrower for the use of money. तो जब भी हम किसी से कोई अमाउंट लोन लेते हैं या बोरो करते हैं, तो जो लेंडर होता है जो हमें अमाउंट दे रहा है, वो उसको अमाउंट को किसी और जगह पे तो यूज कर सकते हैं। तो उस यूज के अगेंस्ट वो जो कंपनसेशन डिमांड करेगा, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। और उसके जो अमाउंट पे करेगा उसको हम इंटरेस्ट अमाउंट बोलते होते हैं। अब हम स्पेसिफिकली अगर हम बैंक की बात करें, तो जब जब हम बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो सेविंग अकाउंट में, तो जो बैंक हमें उसके ऊपर पे करेगा वो इंटरेस्ट रेट होता है। द बैंक विल डिपॉजिट द बैंक डिपॉजिट विल अर्न इंटरेस्ट बिकॉज द बैंक इज पेइंग फॉर द यूज ऑफ द डिपॉजिटेड फंड्स। अगर हम बैंक में कोई सेविंग अकाउंट अकाउंट ओपन करके उसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हैं, तो डेफिनेटली बैंक उस अमाउंट को फिर फर्दर आगे यूज करता है। उस यूज के अगेंस्ट फिर उसमें से कुछ शेयर वो हमें भी पे कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का वो हम बैंक को लोन दे रहे होते हैं। ठीक है, जब हम सेविंग कर रहे हैं बैंक को लोन दे रहे हैं, बैंक उसको अमाउंट को फर्दर आगे यूज करता है। वहां को यूज करने के बाद वहां से कुछ जो प्रॉफिट रिटर्न जनरेट करेगा, उसमें से कुछ वो खुद रखेगा, कुछ हमें भी पे कर देगा। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है, वो यूज ऑफ मनी के अगेंस्ट जो भी हम कंपनसेशन पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट। और जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके ऊपर जो अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी उसको हम इंटरेस्ट अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्विकली हम इसके थोड़े से कंपनसेशन की तरफ जाते हैं कि जो अब हमने बात की कि जो कंपनसेशन डिमांड की जाती है उसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो बेसिकली दो तरह की कंपनसेशन होती है। एक तो यूज ऑफ मनी की होती है। ठीक है, हमने मनी यूज की है किसी की, हम फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से 1 लाख रुपया लिए हैं, उसको हमने यूज कर रहे हैं। अब वो बंदा हमें 1 लाख रुपया दे रहा है, इसका मतलब है वो 1 लाख किसी और जगह भी यूज कर सकता है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस कर रहा है हमें अमाउंट देने की वजह से। तो एक तो हमने उसको वो वाली कंपनसेशन देनी है अगेंस्ट दी लॉस्ट अगेंस्ट द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगेंस्ट दी फॉर गोइंग अदर इन्वेस्टमेंट्स, वो हमने उसको एक तो वो वाली कंपनसेशन देनी है। सेकंडली हमने उसको कंपनसेशन देनी है अगेंस्ट डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, कि हमें वो अमाउंट देगा। अब उसको श्योरिटी तो नहीं है कि हम उसको टाइम पे वापस कर दें, या उसकी इन्फ्लेशन भी तो होनी है कि अगर हम उसको 1 साल के बाद रिटर्न करते हैं, जो 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल हमने उससे लिया है, तो 1 साल के बाद उसका 1 लाख ही उसकी वर्थ होगी या कम होगी। तो बहुत सारे उसको रिस्क फैक्टर्स फेस करना पड़ती हैं, जिनको हम इन शॉर्टर टर्म हम उसको क्रेडिट रिस्क कहती होती हैं। So we have also have pay the compensation against the credit risks involved in this borrowing। हमने इसको बोरोइंग के अगेंस्ट जो भी उसको रिस्क फैक्टर वो फेस करेगा, उसके अगेंस्ट भी हमने उसको पे करना है। तो ये दो तरह के कंपनसेशन हम पे करते होते हैं। नंबर वन इज दी we have to compensate against the credit risk, we have to compensate against the foregoing other investment opportunities। तो ये हमें दो तरह के कंपनसेशन हमने उसको पे करनी है। अच्छा, अब हम इसके डिफरेंट काइंड्स की तरफ जाते हैं कि कौन कौन सी जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बैंक्स में, स्पेसिफिकली बैंक के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो बैंक में 3 तरह के इंटरेस्ट रेट यूज हो रहे होते हैं। बैंक रेट होते हैं, फिर काइबर रेट होता है, फिर काइबर्ड रेट होता है। काइबर रेट को हम अगर उसके एब्रीविएशन देखें तो काइबर स्टैंड्स फॉर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, और एंड काइबर्ड स्टैंड फॉर कराची इंटर बैंक बिड रेट, बिडिंग रेट या बिड रेट हम उसको बोल देते हैं। तो ये 3 डिफरेंट रेट्स वो यूज कर रही होती हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, अब इसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं।
हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है कि द बैंक रेट इज बेसिकली द रेट एट विच बैंक बोरो मनी और बैंक मेक ट्रांजेक्शन विद द सेंट्रल बैंक्स, इंडिविजुअल बैंक्स मेक ट्रांजेक्शन विद द सेंट्रल बैंक्स ऑन बैंक रेट। ठीक है, वो बैंक रेट पे आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। स्टेट बैंक से उन्होंने कोई अमाउंट लेनी है या स्टेट बैंक ने उनसे कोई अमाउंट लेनी है बैंक से, तो वो क्या किस रेट पे ट्रांसफर होगी या किस रेट पे ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो सारी की सारी होंगी बैंक रेट पे होंगी। Then secondly it comes the Khyber rate. Khyber rate basically इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, तो दैट इज द रेट एट विच बैंक्स मेक ट्रांजेक्शंस विद अदर बैंक्स, विद अदर बैंक्स। जो बैंक आपस में कोई ट्रांजेक्शन बैंक ने एक दूसरे के साथ कोई लैंडिंग या बोरविंग करनी होती है तो वो काइबर रेट पे करती होती है। ठीक है, और थर्ड वन नहीं, अब हमारा आ जाता है, अब ये सेकंड लेवल था, पहले बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशनशिप, वो किस किस बेस पे ट्रांजेक्शन होगी, वो बैंक रेट पे होगी। फिर बैंक की आपस में जो ट्रांजेक्शन है वो काइबर रेट पे होगी। और थर्डली फिर आ जाती है काइबर रेट, आ जाता है कि काइबर रेट वो होता है जिस रेट पे बैंक इंडिविजुअल्स के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स वो पर्संस भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल कंपनीज भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो दैट विल बी कॉल्ड काइबर्ड रेट होता है आपका। ठीक है, कराची इंटरबैंक बिडिंग रेट या बिड रेट हम उसको बोल देते हैं। अच्छा, तो ये तीन तरह के हो गए। एक हाईएस्ट लेवल पे कौन सा होता है आपका, बैंक रेट होगा। सेकंड लेवल पे, मिडिल लेवल पे आपका होगा काइबर रेट होगा। और लोएस्ट लेवल पे फिर आपका होगा काइबर्ड रेट हो जाएगा आपका। अब हम थोड़ा सा इसको हम डिटेल में हम देखते हैं। मतलब बैंक रेट बेसिकली इट इज द रेट एट विच स्टेट बैंक लैंड्स मनी टू द बैंक्स। जिस तरह से हमने अभी बात की कि वो वाला रेट होगा जिस रेट पे स्टेट बैंक जो जो बाकी कमर्शियल बैंक्स होते हैं या दूसरे बैंक्स होते हैं उनको सबको जो मनी लैंड करता है, वो कौन सा रेट होगा आपका, स्टेट बैंक रेट होगा। इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट डिसीजंस अबाउट द इंजेक्शन ऑफ द मनी और नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो जो भी बेसिकली बैंक रेट के थ्रू स्टेट बैंक ने इकोनॉमी की या कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है कि कब ज्यादा पैसा इंजेक्ट करना है, कब उसमें से पैसा हम वापस इकोनॉमी से वापस अपने पास लेके आना है, वो बैंक के रेट के थ्रू वो डिफाइन करेगा। ठीक है, बेसिकली अगर हम शॉर्टर वर्ड में अगर आप देखें, सिंपल वर्ड में अगर देखें कि बैंक रेट के थ्रू बेसिकली स्टेट बैंक ने क्या करना होता है, अब मनी सप्लाई या मनी डिमांड को किसी भी कंट्री में कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई को। अब मनी सप्लाई को अगर उन्होंने इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, वो बैंक रेट को कम कर देंगे। उससे क्या होगा, बैंक्स जो होंगे वो अमाउंट ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे स्टेट बैंक से, और जब बैंकों के पास पैसे ज्यादा आएंगे तो बैंक आगे फिर उसको इंडिविजुअल्स को भी, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनको भी ज्यादा अमाउंट उनको लोन दे सकेगा, उनकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर स्टेट बैंक ने सप्लाई साइड को कंट्रोल करना है तो उसको कम करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो क्या करेगा बैंक, स्टेट बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो क्या होगा, वो बैंकों को लोन कम मिलेगा, उनके पास पैसे कम होंगे, जब पैसे कम होंगे तो आगे इंडिविजुअल्स को के लिए भी फैसिलिटीज कम होंगी। तो इसके थ्रू क्या करते होते हैं, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। डिमांड सप्लाई को जब कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लेशन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही फैक्टर को नहीं देखना होता, उसने बाकी सारे फैक्टर्स को देख के फिर उसने एक्सचेंज रेट को भी देखना है, उसने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको भी देखना है। सारी चीजें देखने के बाद फिर वो स्टेट बैंक ने डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली चेंजेस इन द बैंक रेट आर ऑफन यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, जिस तरह से अभी हमने डिस्कशन की। अच्छा, ये जो रेट होता है ना, ये क्वार्टरली बेसिस पे स्टेट बैंक ने डिसाइड करते हैं। अब फर्स्ट क्वार्टर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल जनवरी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक क्वार्टर हमारा होगा जनवरी को, सेकंड नेक्स्ट क्वार्टर होगा आपका फिर अप्रैल में होगा। जब अप्रैल स्टार्ट होगा तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में नॉर्मली स्टेट बैंक अपनी डायरेक्शन दे देता है कि जी फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर हमारा ये वाला रेट, हमारा जो रेट है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या मेंटेन हम करेंगे। ठीक है, और जनरली स्पीकिंग जो बैंक रेट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता 100 अगर 1% इंक्रीज करना हो तो स्टेट बैंक कहता है जी हमने 100 बेसिस इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट हैज बीन इंक्रीज बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। 100 बेसिस पॉइंट्स मीन 1% इंक्रीज।
तो जनरली स्पीकिंग वो 50 बेसिस पॉइंट कर लेता है, 20 बेसिस पॉइंट कर लेता है, 30 बेसिस पॉइंट कर लेता है। बहुत रेयर केसेस हो जिसमें 100% या 100 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। समटाइम्स वो मेंटेन भी कर लेता होता है। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया तो उसकी इट मींस 0.5% उन्होंने इंक्रीज कर दी है। और अगर 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज किया तो इट मींस दे हैव इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1% इंटरेस्ट रेट, जो भी प्रीवियसली चल रहा होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर ये रेट चेंज होगा, इसके जो इफेक्ट होते हैं, दीज इफेक्ट्स आर ट्रिगर्ड डाउन टू द इकोनॉमी। कि अगर वो रेट इंक्रीज या डिक्रीज किया है तो ऑटोमेटिकली जो लोन फैसिलिटी होगी या जो क्रेडिट फैसिलिटी होगी बैंक्स के लिए वो भी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। जब वो कम होगी तो उसका इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट आएगा। For instance, the prices in the stock exchange tend to react to the interest rate changes. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे, लोग ज्यादा सेव करेंगे। ठीक है। जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सारी सारी इन्वेस्टमेंट है वापस बैंक में आ जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज में लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई आपकी या मनी डिमांड या मनी सप्लाई आपकी कंट्रोल हो जाएगी आपको। द सेकंड वन इज द काइबर रेट। काइबर रेट मींस Karachi Interbank Offer Rate. This rate, it is the benchmark rate or the standard rate which is used as a basis for lending by the banks in Pakistan. ये वो वाला रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स आपस में जो लैंडिंग या बोरविंग करती होती हैं वो काइबर रेट पे करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, काइबर रेट को अब कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा कि रेट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, FMAP, दैट इज द एसोसिएशन दैट विल डिफाइन whether to increase the interest rate or to decrease the interest rate with between the banks dealings. So Karachi Bank Interbank Offer Rate given by the Financial Market Association of Pakistan on daily, weekly, monthly and on 1, 2 or 3 years or 5 years or 10-year basis. तो ये जो एसोसिएशन है वो डेली बेसिस पे उनको रेट्स बताती है कि आज आपने ये वाले रेट को फॉलो करना है, वो भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से आम मार्केट होती है, फ्रूट मार्केट है या गोल्ड मार्केट है, हर तरह की मार्केट में क्या करती हैं कि वो उनको डेली बेसिस पे रेट लिस्ट दे दी जाती है। इसी तरह से जो ये जो एसोसिएशन वो भी उनकी अपनी एसोसिएशन बनाई होती है, वो एसोसिएशन उनको रेट्स दे देती है। इसी तरह से बैंक्स ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है विच इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो डेली बेसिस पे उनको बैंक रेट काइबर रेट उनको प्रोवाइड करती है। अब काइबर रेट मल्टीपल टाइप्स के काइबर रेट होती हैं। एक दिन के लिए लोन लेना है तो उसके लिए अलग रेट होगा, 2 दिन के लिए लोन लेना है उसका लिए अलग रेट होगा, एक हफ्ते के लिए लोन लेना है उसके लिए अलग रेट होगा। सिमिलरली मंथली लोन, 1 ईयर लोन, 2 ईयर लोन, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर लोन, तो उनके लिए उनके पास मल्टीपल इंटरेस्ट रेट वो देते हैं। जिस तरह से अगर हमने बैंक की एग्जांपल लें, क्योंकि बैंक ने एक दूसरे के साथ आपस में डीलिंग करनी है या हमें एक रात के लिए लोन चाहिए, तो वो कई पर जो वो जो क्या कहते हैं वो जो ओवरनाइट लैंडिंग करनी है तो ओवरनाइट लैंडिंग के लिए वो रेट डिफरेंट होगा। एक हफ्ते की लैंडिंग करनी है तो एक हफ्ते के लिए लैंडिंग रेट डिफरेंट होगा। ठीक है, एक साल के लिए करनी है तो एक साल के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि जितना टाइम फैक्टर बढ़ता जाएगा उतना रिस्क भी तो ज्यादा इन्वॉल्व होता जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी चेंज होती हैं, तो उस वजह से वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट लास्ट थर्ड वन हमारे पास आ जाता है काइबर रेट। काइबर रेट स्टैंड फॉर कराची इंटर बैंक बिड रेट। इट इज द बेंचमार्क रेट और द स्टैंडर्ड रेट विच इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर बोरोइंग बाय द बैंक्स। बोरोइंग बाय द बैंक्स, अगर बैंक्स ने बोरोइंग करनी है, इंडिविजुअल क्लाइंट से करनी है या किसी दूसरे बैंक से बैंक ने लोन लेना है, तो वो किस रेट पे करेंगे, काइबर रेट पे करेंगे। अच्छा, काइबर रेट नॉर्मली क्या यूज किया जाता है, अगर हम फॉर एग्जांपल बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया और वहां पे हमने अमाउंट डिपॉजिट कर दी, तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स हम बैंक को लोन दे रहे हैं। ठीक है, हमने बैंक को दिया है तो बैंक को लोन दे रही है, तो बैंक उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा वो काइबर रेट होता है। काइबर जनरली स्पीकिंग, काइबर जो होता है या बैंक ने किसी को लोन देना है, ठीक है, तो काइबर रेट जनरली स्पीकिंग काइबर क्या होता है, काइबर प्लस सम एड ऑन। ठीक है, क्योंकि काइबर को जनरली स्पीकिंग काइबर को वो यूज करते हैं, काइबर के ऊपर कुछ वो ऐड ऑन कर लेते हैं, तो वो काइबर हो जाता है आपका। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कराची इंटर बैंक बिड रेट। अब ये जो काइबर होता है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होती हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं उसकी कंपोजिशन को।
तो उनको अंडरस्टैंड करना हमें बड़ा जरूरी है कि हम फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं जी, जी जो है ना, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जी 7 से 8% कर दिया। लेकिन हम बैंक से लोन लेते हैं या कार फाइनेंस या हाउस फाइनेंस करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है जी वो तो 21% पे लोन हमें मिल रहा है। तो एक एक जो लेमैन है वो परेशान हो जाता है कि जी स्टेट बैंक का 7% है, ये 21%, 20% कैसे इतना ज्यादा दे रहे हैं, ये तो हमें लूट रहे हैं। तो लूट नहीं रहे होते, तो बेसिकली जो स्टेट बैंक का रेट होता है वो तो बैंक रेट होता है। ठीक है, बीच में फिर उन्होंने बैंक्स ने अपना भी तो प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड ऑन करना होता है, तो वो अपना मार्जिन ऐड करते हैं, फिर बैंक ने इंटर बैंक रेट होता है, फिर भी उसके बाद जाके काइबर रेट आता है। तो काइबर रेट बेसिकली काइबर रेट होता है काइबर प्लस सम ऐड ऑन। तो एक वो मिनिमम डिफाइन कर लेते हैं कि ये मिनिमम रेट होगा। जनरली जो स्टेट बैंक का रेट होता है, बैंक रेट होता है, वो मिनिमम रेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं जी वो रिस्क फ्री रेट है। उसके ऊपर फिर वो डिफरेंट तरह के रिस्क फैक्टर की डिफरेंट कंपनसेशन ऐड ऑन कर लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो जो भी लोन ले रहा है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह की है, कितने टाइम पीरियड के लिए, और बाकी सारे फैक्टर को, इन्फ्लेशनरी फैक्टर सारा को देख के वो फिर उसके ऐड ऑन कर लेते हैं। वो 20% भी कर देते हैं, वो था 18% भी कर देंगे, वो 15% भी कर देंगे। तो वो करते हैं काइबर प्लस समथिंग कर देते हैं, या बैंक रेट प्लस समथिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। अच्छा, जो कंपोजिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। हमें कंपोजिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, कंपोजिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट से हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक तो हमारा रिस्क फ्री रेट है जो तो बैंक ने चार्ज करना है। नॉर्मली ये वो वाला रेट होता है जिसपे बैंक बोरो करता है। अब बैंक किसी दूसरे बैंक से बोरो करेगा तो वो काइबर रेट पे करेगा, बैंक अगर स्टेट बैंक से करेगा तो वो बैंक रेट पे करेगा। ठीक है, तो वो बैंक ने डिसाइड करना है कि उसका रिस्क फ्री रेट कितना है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं दैट इज द मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है, हमारी मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या नाम से हमें पता चल जाता है ये वो वाला रेट है कि जिस रेट पे कोई अगर इकोनॉमी में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, तो तब वो अगर वो लोन करेगा उसको टाइमली पेमेंट भी मिल जाएगी, इन्फ्लेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो वाला रेट कौन सा होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा, आपका रिस्क फ्री रेट। जिस तरह से स्टार्ट में ही हमने देखा कि कंपनसेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट कंपनसेशन कंपनसेशन होती है अगेंस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, सेकेंडली कंपनसेशन होती है अगेंस्ट द क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रिस्क फ्री रेट होता है, ये तो उन्होंने मस्ट चार्ज करना ही करना होता है अगेंस्ट दी लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तो मिनिमम वो हर बंदे से चार्ज करेंगे। बाकी जहां तक बात रहेगी रिस्क प्रीमियम्स या क्रेडिट रिस्क, तो चार तरह के रिस्क होते हैं जो हमने यहाँ पे आपको हमें नजर भी नहीं आ रहे हैं। इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम, सेकंडली होता है आपका डिफॉल्ट रिस्क, थर्डली होता है मेच्योरिटी रिस्क, और लास्टली हमारा होता है लिक्विडिटी रिस्क। तो ये चार तरह के रिस्क होते हैं। इन चार तरह के रिस्क की फिर वो कंपनसेशन वो आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, वो उस कंपनसेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन रिस्क के अगेंस्ट वो इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा, डिफॉल्ट रिस्क के अगेंस्ट वो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा, मैच्योरिटी रिस्क के अगेंस्ट वो मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा, एंड लिक्विडिटी रिस्क के अगेंस्ट वो लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम चार्ज करेगा। अच्छा, इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है? इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ चेंजिंग इन द इन्फ्लेशन रेट। तो इकोनॉमी में वो पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन किस तरह की चल रही है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब है अगर वो आज आपको लोन दे रहे हैं, या आप आज किसको लोन दे रहे हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है अगर मैं इसको आज 1 लाख रुपया देता हूँ और 1 साल के बाद में मुझे वापस करेगा, तो 1 साल के बाद तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, मुझे तो 1 लाख से कुछ भी नहीं मैं परचेज कर सकता, उसकी वर्थ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो मैं उससे फिर ज्यादा इन्फ्लेशन प्रीमियम चार्ज करूंगा, इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम चार्ज करूंगा। अगर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं है तो हो सकता है मैं उससे कम चार्ज करूं। सेकंडली आ जाता है अगेंस्ट द डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क जो हम उससे प्रीमियम चार्ज करेंगे, दिस इज बेसिकली द एडजस्टमेंट ऑफ चांसेस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द बॉर्बर। दिस रिस्क डायरेक्टली लिंक्ड विद द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लाइंट, जो भी वो आपसे लोन डिमांड कर रहा है। तो हम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन करने के बाद पता चल जाएगा कि उसकी फाइनेंशियली वो स्टेबल है, हम उस इसका मतलब है उसके डिफॉल्ट के चांस कम है, वो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमें टाइमली पेमेंट मिल जाएगी और हमारा रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ वीक है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है वो तो बहुत बड़ा रिस्क है,
उसके वो अगर ऑलरेडी इतना ज्यादा लोन ले चुका है तो हमें फिर कहाँ से पे करेगा? तो पहले तो हम उसको देंगे नहीं। अगर हम उसको देंगे, सेटिस्फैक्ट्री हमने अपना उसका एनालिसिस करने के बाद सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन हुई, तो फिर हम हो सकता है उससे ज्यादा हम चार्ज करेंगे प्रीमियम, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है। जिस तरह से अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान अभी अगर हम 2023 के में बैठे हैं, तो हम न्यूज चल रही है कि जी हमारे पास फॉरेन रिजर्व कम हो गए हैं, हम किसी टाइम भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है अब हम किसी भी जगह से लोन ले लेंगे, हम आईएमएफ से लोन लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेंगे, या किसी दूसरे कंट्री से हम लोन लेंगे, तो उनको पता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत वीक है, तो हमसे वो ज्यादा पहले तो लोन देंगे नहीं। अगर इन एनी केस अगर वो लोन देने पर राजी हो भी गए, तो वो हमसे फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। इसीलिए हम अक्सर आजकल न्यूज़पेपर में देख रहे होते हैं या न्यूज में देख रहे होते हैं कि बड़े महंगे जो लोन लिया है जी, फलानी गवर्नमेंट ने बड़ा महंगा लोन। उसकी रीजन यही है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ही बहुत वीक है। अब हमारी के साथ अगर कंपैरिजन करें कि अगर यूएसए अगर लेता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है या आईएमएफ से लोन लेता है, तो उनको बड़ी इजी या रिलैक्स इंटरेस्ट रेट पे उनको मिल जाएगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। उसकी रीजन यही है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम बेसिकली चार्ज किया जाता है अगेंस्ट दी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। थर्ड हमारा जो रिस्क फैक्टर आता है वो आता है मेच्योरिटी रिस्क। और मेच्योरिटी रिस्क अगेंस्ट जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा या कंपनसेशन चार्ज की जाएगी, दैट कंपनसेशन इज कॉल्ड मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। इट इज बेसिकली द एडजस्टमेंट अगेंस्ट द टाइम टू मेच्योरिटी, अगेंस्ट द टाइम पीरियड। अगर हम 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं, उसमें रिस्क कम होगा। अगर हम 5 साल के लिए लोन ले गए हैं, उसमें मेच्योरिटी रिस्क ज्यादा होगा। कि आज तो सारी चीजें ठीक हैं, 5 साल के बाद जब हो सकता है कि हम 5 साल के बाद तक हम इस काबिल ही ना रहे कि हम उसको लोन को पे कर सकें, हम डिफॉल्ट कर जाएं, या हमारे पास उसके फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा हो। ठीक है, तो टाइम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना टाइम ज्यादा के लिए हम उसको देंगे, अगर 5 साल के लोन देंगे तो 5 साल का रिस्क होगा, अगर 10 साल के लिए लोन देंगे तो 10 साल का रिस्क होगा, 20 साल के लिए देंगे तो 20 साल का रिस्क होगा। तो 20 साल में तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो अगेंस्ट द टाइम फैक्टर हम उससे जो कंपनसेशन डिमांड करेंगे, दैट कंपनसेशन इज कॉल्ड मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। और फोर्थ और लास्ट हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है, दैट इज द लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है? एबिलिटी टू रीपे द लोन, ability to repay the loan on time, which is basically liquidity risk premium। क्या होगा आपका? इट इज बेसिकली द कंपनसेशन अगेंस्ट द एडजस्टमेंट ऑफ नॉट पेमेंट ऑफ मनी ऑन टाइम। अगेन ये भी किस पे डिपेंड करेगी? हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फाइनेंशियल हेल्थ तो हो गई, लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे रिजर्व ही अगर हमारे पास कम है तो हम किस तरह से रीपे करेंगे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो रीपेमेंट, जो मंथली इंस्टॉलमेंट या हमने ईयरली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसके अगेंस्ट फिर हम क्या करेंगे? जो रिस्क फेस करेगा वो, दैट रिस्क इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। एंड द कंपनसेशन दैट आवर लेंडर विल डिमांड फ्रॉम अस अगेंस्ट द लिक्विडिटी रिस्क इज द लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। तो ये 4 तरह के जो प्रीमियम है ना, इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम हो गया, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम हो गया, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हो गया, और लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम होगा। ये चारों के चारों जो है ना, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल इन नेचर है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। ये डिपेंड करते हैं कि जिसको लोन दिया जा रहा है उसकी क्या सरकमस्टांसिस हैं। ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करते हैं। लेकिन रिस्क फ्री रेट, दैट इज द कंपल्सरी रेट दैट एवरी लैंडर विल चार्ज फ्रॉम द बोरोवर। वो तो उन्होंने मिनिमम चार्ज करना ही करना है। बाकी वो रिस्क क्रेडिट रिस्क पे डिपेंड करेगा। क्रेडिट रिस्क ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चार्ज कर लेंगे प्रीमियम, क्रेडिट रिस्क कम होगा तो वो कम प्रीमियम चार्ज करेंगे। तो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ। तो जब हम बात करते हैं ना कि जी बैंक रेट तो 7% है, हम लोन लेते हैं, या जी हाउस फाइनेंसिंग की है या कार फाइनेंसिंग की है, उस पे हमें 20% वो चार्ज कर रहे हैं। तो अगर तो 10% है बैंक रेट, और वो 20% चार्ज कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 10% होगा वो किस चीज का चार्ज कर रहे हैं? तो वो बेसिकली इन सारे रिस्क प्रीमियम्स के अगेंस्ट वो कंपनसेशन चार्ज कर रहे होते हैं। हो सकता है वो 2% इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, 1% डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, 3% मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। ठीक है, और 4% वो आपसे हो सकता है वो चार्ज कर रहे हो, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। ठीक है तो ये वेरिएबल होता है, इसके ऊपर वो फिर निगोशिएशन, बड़ी कंपनीज होंगी
तो बड़ी कंपनी इन पे फिर वो निगोशिएट करती हैं, ठीक है, कि जी हम हमारे ये पोजीशन है, तो हम तो 20% नहीं करेंगे, आप हमें कम रिलैक्स करें। तो हो सकता है उसको 2-3% वो कम दे दे, लेकिन याद रखें जो रिस्क फ्री रेट है वो उन्होंने लाजमी चार्ज करना है। रिस्क फ्री रेट जनरली वो बैंक रेट भी ले लेते होते हैं, वो आपका जो काइपर रेट है वो भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे सर्कमस्टांसेस क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट कम द यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट इन फाइनेंस। अब हम स्पेसिफिकली फाइनेंस की बात करते हैं। पहले जो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हमने बेसिकली 3 तरह के इन्वायरमेंट हमने डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया बिजनेस इन्वायरमेंट, हमने डिस्कस किया, एंड वी टॉक अबाउट द टैक्स इन्वायरमेंट इन चैप्टर नंबर 3, एंड वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इन चैप्टर नंबर 4। तो तीन तीन तरह के हमने इन्वायरमेंट, हमने बेसिकली वी आर स्टडिंग द फाइनेंस कोर्स। तो फाइनेंस में बेसिकली हमने वी आर कंसर्न अबाउट द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट बेसिकली हमने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टडी किया। फाइनेंशियल सिस्टम में जो मेन की प्लेयर होती है वो आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में भी सबसे ज्यादा की स्टेक होल्डर कौन होता है? आपके बैंक्स होती हैं, जिनके साथ मोस्ट कॉमनली हमने डेली बेसिस पे डीलिंग करनी होती है। तो बैंक्स जो होती हैं वो इंटरेस्ट रेट यूज कर रही होती हैं, लेकिन उसकी 2 तरह की कैलकुलेशन हो रही होती है जो आम एक जनरल लेमैन को नहीं पता होता। बीइंग बिजनेस ग्रेजुएट्स और बीइंग बिजनेस स्टूडेंट्स, हमें इन चीज का पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट की 2 तरह की कैलकुलेशन हो रही होती है। एक तो इधर दैट होगा वो 10% ही, बैंक आपको शो करेंगे 10% ही शो करेंगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन 2 तरह से कर रहे होते हैं। वो नॉर्मली वो हिडन होती है, वो बताते नहीं है। अगर बताएंगे भी तो बहुत ही वो गोलमोल करके या मिक्स करके चीज को बताएंगे। 2 तरह की कैलकुलेशन क्या होती है? इधर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज ट्रीटेड एज इधर इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज सिंपल इंटरेस्ट, और इट मे बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। होगा 10% ही। अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट हम ट्रीट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी? द इंटरेस्ट अमाउंट विल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू when we are applying the simple interest. And if we are applying the compound interest, then interest amount will always be calculated on the total amount available at the start of any particular period, for which period the interest is being calculated. जिस साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, उस साल के जो स्टार्ट पे अमाउंट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमेशा फिर किस पे कैलकुलेट होगा? आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी होगी उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लें, हमने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने हमें कहा कि जी हम आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, अब होगा क्या? इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, हमेशा इंटरेस्ट हमें एनुअल बेसिस पे ही मिलता है। तो हमने डिपॉजिट कर दिया, 1 साल कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट मिलना है, तो हमें 10% इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करके तो हमारे अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो 1 लाख का 10% कितना बनेगा? 10,000 बनेगा। तो हमारे अकाउंट में 31 दिसंबर को वो क्या करेंगे? 10% ऐड हो जाएगा आपका, तो 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,10,000 हो जाएंगे। अगला साल आया, अगला साल कंप्लीट हुआ, अगेन हमें इंटरेस्ट मिलना है। अब सिंपल इंटरेस्ट है तो अगेन हमें वो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 1 लाख पे जो हमने ओरिजिनली या प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट की होगी उसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें फिर इंटरेस्ट अगेन 10,000 सेकंड ईयर का मिलेगा, हमारे अकाउंट में कितनी हो जाएगी? 1,20,000 हो जाएगी। तीसरा साल आएगा तो फिर अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो वो किस पे कैलकुलेट होगा? 1 लाख पे ही हमेशा कैलकुलेट होता रहेगा, चाहे वो 50 साल तक हमारी अमाउंट पड़ी रहे, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन टेक्निकली देखें, इसमें एक वो बड़ी चालाकी खेलते हैं बैंक वाले, ठीक है। टेक्निकली इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1 साल के बाद तो हमारे अकाउंट में कितनी होगी अमाउंट? 1,10,000 होगी, तो हमें अगले साल का इंटरेस्ट 1,10,000 पे मिलना चाहिए ना, हमें 1 लाख पे तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो हमें 1 लाख पे करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये फिर इसमें ये काउंटर करता है, ये जो प्रॉब्लम आया है इसमें काउंटर करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जिस साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उस साल के स्टार्ट में देखी जाएगी कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी थी। तो अगर एक दूसरे साल का अगर हमने इंटरेस्ट, पहले साल का तो वही रहेगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उस साल के स्टार्ट में अमाउंट कितनी थी हमारे अकाउंट में? 1,10,000 थी, तो 1,10,000 पे फिर 10% कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है तो थर्ड ईयर के स्टार्ट की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर फिर अगेन 10% कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो फिर हमें इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा मिलेगी, और टेक्निकली ये चीज करेक्ट है। लेकिन जनरली स्पीकिंग
बैंक्स की तरफ से या जिससे भी हमने क्रेडिट ले रहे होते हैं वो नॉर्मली ये चीजें हिडन रखते होते हैं। अगर हमने बैंक ने हमें पे करना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पे करता है, अगर बैंक ने हमसे चार्ज करना है तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बीइंग ए बिजनेस ग्रेजुएट हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेटर ऑन स्टेज पे जब हम इसकी डिटेल में इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, या इसको हम प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो फिर हम इसको और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे कि ये इसमें इसके जो न्यूमेरिकल इम्पैक्ट है वो किस तरह से होती है, और किस तरह से हमने इन रेट्स को, सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए हमने यूज कर सकते हैं। याद रखें, हमने 3 तरह की डिसीजन मेकिंग करनी होती है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फाइनेंशियल मैनेजर ने 3 तरह की डिसीजन मेकिंग करनी होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी फाइनेंशियल डिसीजन होती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होती हैं, और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन होती हैं। तो हर तरह के डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली क्रेडिट तो यूज हो रहा है, अमाउंट तो कैश तो यूज हो रही है, तो उसमें फिर ये इंटरेस्ट रेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके कैलकुलेशन का यूज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट our today's discussion. If you have any question, you can write a comment or you can directly inbox me for the question. I will try to answer you in our next upcoming videos. Thank you so much. Have a good day.